ब्लर ब्लर तो नहीं है, देखो लग क्यों रहा है? ठीक है, दूर से लग रहा होगा। चलो 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 चलो, क्लास शुरू करते हैं तुम्हारी। आज की क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं आपका, दैट इज वर्किंग विद इंटरनेट। और ये जो आपका सिलेबस है ना, अलग से उसमें ये टॉपिक डाल के रखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेट भी है, साथ में आपका ई बैंकिंग भी है, एंड आपके साथ में ईमेल्स के रिलेटेड भी जो है वो आपके टॉपिक है। तो मैं ये वर्किंग विद इंटरनेट जो है आपका, ये आपका मैं 2 क्लासेस करूंगा। एक क्लास आज करेंगे, एक कल करेंगे, और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं कि लाइक वेब ब्राउजर से, ठीक है, वेब पेजेस से, आपको वेबसाइट से, डोमेन नेम, ये सब चीजें जो होती है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं इस वाले सेक्शन पे, अगर आप इंटरनेट की बात करते हो। कोई नहीं पूछने वाला इंटरनेट क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला वो सब कुछ। ठीक है, वेब ब्राउजर पूछेगा, ठीक है, अब आपको वेबसाइट्स पूछेगा, डोमेन नेम पूछेगा, ठीक है, प्रोटोकॉल्स पूछेगा। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा तो काम है तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना, तो बहुत आराम से बस सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज इंटरनेट। सिंपल। ठीक है, अच्छी बात है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अच्छा, और कुछ? सही सही है। और किसी के लिए और कोई इंटरनेट की डेफिनेशन देना चाहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? ठीक है, कि इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क। इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क जहां पे आपको इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड दे विल शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद इन देमसेल्व्स। ऐसा कुछ है। बड़ा सिंपल है। कुछ कोई पूछेगा ना आज के बाद इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट आप बोलोगे सिंपल, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है। अब कहते हैं नेटवर्क है तो है किसमें? तो आप क्या कर रहे हो ना, सुनो यहाँ पे, ये आपका एक मोबाइल फोन है, ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये आपके वेब पेजेस हैं, तो ये आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो इन सब के बीच में ना एक लिंकेज है। ये क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कि 2 मोबाइल्स में, 3 मोबाइल्स में, 4 कंप्यूटर्स में, 20 कंप्यूटर्स में, आपका वहां पे वेब ब्राउजर है, आपका वहां पे वेबसाइट्स है। तो ये इनके बीच में जितना भी इंफॉर्मेशन का ये जो एक जाल सा बना हुआ दिखता है ना तुम्हें, इसी को क्या बोला जाता है? इंटरनेट। इसे बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बड़ा सिंपल, ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जहां पे डिवाइसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है उसे सिंपल क्या बोला जाता है? इंटरनेट बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगर यहां पे आऊं तो क्या बोला इंटरनेट को उसने? तो कहता है इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, तथा जो वर्ल्ड वाइड है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन जो है विद इन द कंप्यूटर्स, मतलब एक जगह से दूसरे का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह जो है शेयर कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। इट इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद वन अनदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट होते हुए दिखते हैं आपस में, एंड दे विल शेयर इंफॉर्मेशन विद इन देमसेल्व्स। उसी को क्या कहा जाता है? आपका इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। अब बड़ी सिंपल सिंपल अगर यहाँ पे समझाऊं, तो आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये पीसीज वगैरह, जितने भी अदर एप्लीकेशंस हैं, आपके नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपके वेब ब्राउजर हैं, जो आप सर्च करते हो गूगल से लेके कहीं भी, फोन्स में, कंप्यूटर्स में, तो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है किसी एक चीज के साथ। उसी को सिंपल इंटरनेट कहा जाता है। देन आफ्टर आगे चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि कहता है इंटरनेट की एवोल्यूशन हुई, तो हुई कहां से? मतलब ये किसके दिमाग में आया होगा? तो हुआ कुछ इस तरीके से हुआ होगा ना, कि किसी के दिमाग में आया होगा कि यार ये इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ से यहाँ शेयर कर देता हूँ, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं यहाँ से यहाँ शेयर कर देता हूँ, बट मैं कोई मीडियम वगैरह यूज कर रहा था, एकदम से ऐसे शेयर हो जाए इंफॉर्मेशन। तो किसी दिमाग में आया होगा कि इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बस उसी उसी चीज को शेयर करने के लिए इंटरनेट का क्या हो गया? आविष्कार हो गया, सिंपल। और इंटरनेट से पहले जो यूज किया जाता था, दैट इज योर अर्पनेट। इट इज अ फर्स्ट इंट्रानेट या इंटरनेट डेवलप किया गया था 1969 में बाय द यूएस डिफेंस फॉर द इंटरनेशनल इंटरनल कम्युनिकेशन। तो लाइक की जो इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द डिफेंस अमेरिकन जो करना चाहते थे, ठीक है, कि मतलब वो थ्रू हुई थी किसके? ARPANET की। तो ये फर्स्ट इंटरनेट था आपका। एक एग्जाम में कई बार आपकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि क्या? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो एग्जाम में ARPANET की फुल फॉर्म पूछेगा ना, तो आप ये आंसर दोगे।
सिंपल है। पहला इंटरनेट दैट इज ARPANET किसने डेवलप किया था? यूएस डिफेंस एकेडमी ने इन 1969। और किस लिए किया था? ताकि इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। ठीक है, आगे चलते बात करते किसकी। कहते फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विंटन ग्रेसफ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आपको ऐसा भी दिखेगा, विंटन सर्फ भी दिखेगा, तब भी कोई गलती नहीं है। विंटन ग्रे सर्फ दिखेगा, तब भी कोई गलती नहीं है। अब अगर बात करूं तुम्हें वो पीछे, अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं तो तुमने कहा ARPANET। ठीक है, तो ARPANEट इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट जो डेवलप किया गया था पहली बार, जब भी उनको लगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जरूरत है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो वो बिना ऐसे सीमलेसली हो जाए, तो इस तरीके से। अब उस टाइम पे, अब सुनना ध्यान से, तो मेरे को अभी स्टार्टिंग में इतना डीप नहीं जाना है, बट फिर भी जब भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो ना विद इन द कंप्यूटर्स या विद इन द नेटवर्क्स, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। तो तब के टाइम पे उन्होंने क्या यूज किया था? TCP IP पहली बार। तो अभी आगे जाके बताता हूँ। IP एंड TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये आगे जाके तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से क्या क्या होता है। बट स्टिल सिर्फ इतना याद रखो, अभी तक इंटरनेट क्या होता है। पहला कौन सा था? ARPANET था, 1969 में था। उसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो विंटन ग्रे सर्फ को कहा जाता है। देन आफ्टर फादर ऑफ वेब किसे कहा जाता है? ये जो तुम www देखते हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका फादर किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी तुम्हें बेसिक बेसिक पहले समझाऊंगा, फिर एक एक टर्म को ना बिल्कुल बीच में लेके जाऊंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज बीच बीच में चलते जाएंगे, ये बेसिक बेसिक करते हैं। देन उसके बाद ये भी याद रखो, फादर ऑफ ARPANET किसे कहा जाता है? लैरी रॉबर्ट को कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? विंटन ग्रे सर्फ को। और फादर ऑफ ARPANET किसे कहा जाता है? लैरी रॉबर्ट को कहा जाता है। अब एक टर्म आती है टेलनेट। टेलनेट जो है, अगर तुम्हें बड़ा सिंपल समझाऊं मैं यहाँ पे, तो टेलनेट समझ लो मेरा एक कंप्यूटर है। ठीक है, मेरा टेलनेट इज ए काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल अगर बताऊं, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे आप पता क्या देखते हो, मान लो कि मेरा एक कंप्यूटर है ये, एंड इसमें इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, और मैं चाहता हूं इस वाले कंप्यूटर में भी इंटरनेट कनेक्शन आ जाए, तो वो पॉसिबल है किसके थ्रू? इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसका नाम है टेलनेट। टेलनेट कोई पूछे क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। अगर आपके एक पीसी में क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है, और आप चाहते हो कि दूसरे पीसी में भी इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाए, तो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है, जिसका नाम है टेलनेट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? टेलनेट। ठीक है, ARPANET का फादर कौन है? रॉबर्ट, लैरी रॉबर्ट। इंटरनेट का विंटन ग्रे सर्फ। वेब का टिम बर्नर्स ली। अभी नॉर्मल इतना समझ आया, हमें इतना समझ आ गया कि ये जो एक इंटरकनेक्टेड चेन सी मेरे को देखने को मिल रही है, मेरे पीसी में, मेरे कैमराज में, मेरे मोबाइल फोन में देके लेके उसके बीच में जो वेब ब्राउजर है, उससे जो सर्च तुम कर रहे हो, तो एक चेन सी जो मेरे को सारे इंटरकनेक्टेड ये डिवाइसेस में देखने को मिल रही है ना, वो सारा क्या है? वो इंटरनेट है। पहला इंटरनेट ARPANET था, 1969 में यूएस एकेडमी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करा गया, डिफेंस एकेडमी के द्वारा किया गया था डेवलप। अब थोड़ा सा सीखते हैं कि हाउ इंटरनेट, एक सेकंड दो, हाउ इंटरनेट वर्क्स। ये इंटरनेट वर्क करता कैसे, थोड़ा इसको देख लें एक बार। तुम क्या करते हो? कोई भी इंफॉर्मेशन जो है तुम सर्च करते हो, कुछ भी चीजें तुम सर्च करते हो ऑन द वेब ब्राउजर या वो वहां पे, तो आती कहां पे? तुम बोलते हैं हमने इंटरनेट के थ्रू एसेस करा उस चीज को, है ना। हमने हमने क्या किया? हम गए साइट पे गए, कहीं भी गए, ठीक है, या अपने वेब ब्राउजर पे गए, तो आपने क्या किया? वहां पे सर्च करते हो कुछ, ठीक है, वहां पे कुछ भी सर्च करते हो, तुम्हें वहां पे आंसर मिल जाता है उस चीज का, या तुम्हें वहां पे उसका मतलब जो आउटपुट होती है वो तुम्हें मिल जाती है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये तो किया हमने इंटरनेट के थ्रू, तो ये इंटरनेट के थ्रू किया तो किया, ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? पता कहां से आती है? तो कुछ नहीं है, एक चीज याद रखना, सर्वर्स। तो बहुत बड़े बड़े सर्वर्स जो होते हैं, ठीक है, जहां पे डाटा स्टोर किया गया होता है, इन्हीं सर्वर्स को जो है, इनमें जो डाटा स्टोर होता है ना, उनको हाइपर टेक्स्ट करा जाता है। क्या किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट किया जाता है, और उनकी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं।
उसी डाटा की वेबसाइट बनाई जाती है और पर्टिकुलर उसी के रिलेटेड जो डाटा होता है ना वो आपको उसी जगह पे दिखता है। आप कुछ भी सर्च करते हो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कहाँ से उठ के आती है, इन्हीं सर्वर्स के थ्रू उठ के आती है कि यहाँ इस सर्वर में ये डाटा सारा का सारा लिंक्ड था, जो आपने देखना था वो सारा का सारा यहाँ होता है। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको बड़ी पहले ही पता होनी चाहिए कि सर्वर्स इट इज अ काइंड ऑफ डाटा मैनेजमेंट जहां पे सारा का सारा डाटा स्टोर किया गया होता है। आपको पता होना चाहिए वेबसाइट्स का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उससे पहले वेब ब्राउजर्स का, जो नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, कि ये सब होता क्या है, ये सब चलता कैसे है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आईएसपी का, आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो डाटा आ रहा है, ये सब डाटा जो स्टोर हो रहा है इन डाटा सर्वर्स में, ये डाटा जो है हम तक कैसे पहुंच जाता है। तो ये किसका काम होता है, आईएसपी का काम होता है। पर नॉर्मल बात करते देखो, तुम्हें एक सिंपल सिंपल बताता हूँ, जितना भी तुम्हारा ये डाटा जो तुम एसेस कर पा रहे हो थ्रू द सर्वर्स, ठीक है, इंटरनेट पे जो भी तुम सर्च करते हो कुछ भी करते हो तुम्हें सारा डाटा मिलता है, वो सर्वर में स्टोर होकर रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम कहीं भी देखा जाए तो कहीं भी कनेक्ट तुमने करना हो, चाहे तुम यहाँ इंडिया में बैठे हो अमेरिका में बैठे हो, तुम्हारा क्या कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ना, हो जाते हैं ना एकदम से, तुम चाहते हो कनेक्ट करना डिवाइसेस को, कर पाओगे। कर कैसे पा रहे हो, तो यहाँ पे ना एक चीज याद रखना कि ऑप्टिकल फाइबर्स का नाम याद रखना। ऑप्टिकल फाइबर जो है हर जगह बिछी हुई है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल मतलब जो आपके डाटा की सेंडिंग स्पीड है ना, दैट इज अराउंड 3 लाख मीटर पर सेकंड, कितने स्पीड ऑफ लाइट वही है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये हर जगह पे क्या होती है, बिछी हुई होती है। और यही ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कनेक्टेड होती है आपके टावर्स के साथ, यही ऑप्टिकल फाइबर होती है कनेक्टेड आपके टावर के साथ। आप बोलते हो ना कि हाँ डाटा आ रहा है, इन्फॉर्मेशन ये वो, तो टावर के साथ आपके कनेक्टेड होती है सारी की सारी। तो जब भी आप कुछ भी फोन में सर्च करते हो, ठीक है, वो सब आपको एकदम से सर्वर से उठ के आ जाता है। बट वो जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जो एयरटेल, ये वोडाफोन, ये सब तुम्हें दिखते हैं आज के टाइम पे, इनके द्वारा ही हमें क्या किया जाता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं और हम ये सर्च कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ज्यादा कुछ सीखना नहीं है इसमें, बस आपने इतना सीखना है कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, कि जहाँ पे हम सर्च करते हैं कुछ भी चीजें, अपना डाटा सेट करते हैं। वेबसाइट्स क्या होती हैं, उनके अंदर वेब पेजेस क्या होते हैं, उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया होता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या है, कि ये सेट ऑफ रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, जिनके ऊपर ये सारा का सारा आपका इंटरनेट वर्क करता है, कि ऐसे ऐसी कुछ रूल्स हैं, ऐसे ऐसे कुछ रेगुलेशन है जिन पे ये काम करेगा। ठीक है, यही सब सीखने वाले, अभी पढ़ाया नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ, ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा। मेरे को इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं तुम सबसे कि तुम्हें इंटरनेट समझ आया है, सिंपल। एक, तुम्हें वेब ब्राउजर का पता है क्या होता है। गूगल इज अ काइंड ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इज अ डिफरेंट थिंग। उससे पहले www आता है, वर्ल्ड वाइड वेब आता है, जहां पे सारे के सारे आपको इंटरकनेक्टेड ये आपके सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपका वेब ब्राउजर आता है। फिर तुम गूगल पे जाते हो, जो फिर तुम वहां पे कुछ सर्च करते हो, तुम वहां पे साइट्स दिखती हैं, उन्हें वेबसाइट्स कहा जाता है, उनको हाइपरटेक्स्ट किया गया होता है, मतलब उनके अंदर ही हाइपरटेक्स्ट करके उनके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन डाली होती है। हाइपरटेक्स्ट जब किसी चीज को करते हो ना, वो लिंक क्रिएट कर देते हैं, काइंड ऑफ लिंक क्रिएट कर देते हैं, जैसे टच करते हो तो अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। तो हाइपरटेक्स्ट की फॉर्म में वेबसाइट्स बनी हुई होती है, फिर उनके अंदर वेब पेजेस आते हैं। तो वो सब बेसिक बेसिक है, वो सब सीखते हैं। आगे चलते बात करते हैं सबसे पहले आपकी, अब एक एक जो टर्म आती जाएगी, टर्म रिलेटेड, तो इंटरनेट तो वो सीखते जाते। सबसे पहले आता है इंट्रानेट। इंटरनेट कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कहता है द नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है एक तो हमें इंटरनेट दिखा, एक तो हमें इंटरनेट दिखा जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो मेरे को जितने भी फोन्स, मेरे कंप्यूटर पीसीज, मेरे को जितनी वेबसाइट से कनेक्टेड होती हुई दिख रही है, ये जो लिंकेज मेरे को दिख रहा है, इसे बोला गया क्या, इसको बोला गया, इस जाल को बोला गया इंटरनेट। बट उसी में बात करते हैं, कहता इंटरनेट की, तो ये एक नेटवर्क है जहां पे ये सिस्टम्स कनेक्टेड तो होते हैं, बट एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब कि ये बाहर वाली जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे एसेस नहीं कर सकती। मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं इसी इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं अपना वाईफाई लगा रखा है, सिंपल, इसको एसेस करने के लिए सिर्फ यहीं पे यहीं एसेस कर पा रहे हैं, सिंपल। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इंडिया के बाहर चले जाओगे इस वाले वाईफाई को एसेस कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो इंटरनेट इज व्हाट, कि एक नेटवर्क, सिस्टम्स का एक नेटवर्क जो एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है, ठीक है, बाहर नहीं चलता। कैंपस के अंदर कॉर्पोरेट नेटवर्क्स होते हैं, डाटाबेस होते हैं आपके, ठीक है, जैसे सीआईडी वगैरह जो होते हैं, उनके जो डाटाबेस होते हैं, तो वो सारे के सारे कौन से हैं, वो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। ये जो आप वाईफाई यूज कर रहे हो, इट इज अ स्मॉल काइंड ऑफ एग्जांपल, ये भी इंटरनेट ही है, इससे बाहर कोई इसको यूज नहीं कर पाएगा। आगे चलते फिर दो सेकंड आता है आपका एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट क्या आता है, द ऑर्गेनाइजेशन गिवन परमिशन
to outside another organization to access their data. This is a possible through extranet. मतलब कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बाहर वाला बंदा भी एक्सेस करना चाहता है तो वो किसके थ्रू किया जा सकता है? एक्स्ट्रानेट के थ्रू. जैसे a campus extranet would allow parents of the college student to log in and pay tuition fee and look the at other informations. तो लाइक मान लो कि स्कूल कॉलेज में किसी ने वेबसाइट बना दी, अपनी कुछ भी कर दिया, ठीक है. अब उसको एसेस पेरेंट्स भी कर पाते हैं कि फी पे कर सकते हैं. जैसे तुम भी किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, लाइक फॉर्म फिलिंग करनी है, एसएससी ने तो वो बना रखी होती है, आपके जेकेएसएस भी ने बना रखी होती है, साइट्स बना रखी होती है, बट तुम एसेस उसे कर पाते हो ना. इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एक्स्ट्रानेट. ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखनी है. अब आर्मी की तुम कोई डाटाबेस मैनेजमेंट वाला जो सारा का सारा सिस्टम होगा उसे तुम असेस नहीं कर पाओगे ना, वो तो आर्मी का खुद का ही है, तो वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है. बट आर्मी का तुमने फॉर्म फिल करना है, ठीक है, उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो एक्स्ट्रा नेट के थ्रू पॉसिबल है. देन आफ्टर थर्ड चीज आती है प्रोटोकॉल. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिंपल लिखा हुआ था, सेट ऑफ गवर्निंग रूल्स ऑन नेटवर्क इज कॉल्ड डैश. तो अब ये जितना भी आपको इंटरनेट दिख रहा है सारा का सारा, ये तुम्हें नेटवर्क दिख रहा है सारा का सारा, कुछ तो होता होगा ना. ऐसा थोड़ी है कि कहीं से भी कुछ भी सर्च किया कुछ भी निकल गया. ऐसा नहीं है ना. मन कर रहा है तुम्हारा कि मैं भक्ति वाले सॉन्ग सुनता हूँ, आगे से रैप सॉन्ग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. इट इज अ काइंड ऑफ एक क्या है, एक प्रोटोकॉल सेटअप है कि कैसा डाटा अपलोड किया जाना है, ठीक है, डाटा अपलोड होगा कैसे, डाउनलोड कैसे होगा, वो सब एक प्रोटोकॉल सेट है पहले से. तो कहते हैं एक सेट ऑफ गवर्निंग रूल्स है जो इन नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन आई थी. उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं टेलनेट की. टेलनेट अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं. टेलनेट होता क्या है? तो मतलब मेरा एक सिस्टम है, एक सिस्टम मेरा एक और है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन है बट इसमें नहीं है. तो ये कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टेलनेट का. तो क्या बोल रहे हैं? इट इज अ प्रोटोकॉल, एक इट इज अ काइंड ऑफ गवर्निंग रूल जो अलो करता है सिस्टम को टू कनेक्ट रिमोट कंप्यूटर फॉर एक्सेसिंग डाटा एंड इंटरनेट. तो जिसमें है वो तो ठीक है, जिसमें नहीं है वो डाटा एक्सेस करना चाहता है तो वो किसके थ्रू कर सकता है? टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं. एग्जांपल दी, ए एंड बी आर टू सिस्टम्स हैविंग द टेलनेट प्रोटोकॉल, ओनली ए इज हैविंग द इंटरनेट फैसिलिटी, तो टेलनेट के थ्रू आप बी जो है वो भी इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो यूज कर सकते हैं. देन आफ्टर थर्ड टर्म आती है कि वर्ल्ड वाइड वेब. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट इज अ सिस्टम जहां पे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. कुछ नहीं है, ये लिखा मुश्किल है, कुछ नहीं कहता. वेबसाइट जो आपकी होती है ना, जो आप देखते हो, उनको एक्सेस करने के लिए एक टर्म का यूज करते हो, दैट इज योर वर्ल्ड वाइड वेब. सिंपल. ये जो आपकी वेब ब्राउजर्स आप देखते हो, ठीक है, तो ये सब उसी. तो वर्ल्ड वाइड वेब फादर कौन है? अभी पढ़ के टिम बर्नर्स ली. मतलब कि तुम पता क्या कर रहे हो? बस देख रहे हो कि हाँ अच्छा ठीक, अच्छा लग रहा है, बस पढ़ते पढ़ते वो पता नहीं क्या बोल रहे, चल रहे बस. वर्ल्ड वाइड वेब इट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जहां पे आपको इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं थ्रू द इंटरनेट. कहता है हाइपरटेक्स्ट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन विच सर्टेन आइटम्स आर हाइलाइटेड. कुछ नहीं है, सिंपल, एक सर्टेन आइटम्स हाईलाइट करी गई होती है. मतलब कि तुमने यहाँ पे, मेरे को चीज बताओ, तुम यहाँ पे सर्च करते हो ऑन द इंटरनेट, कुछ भी सर्च करते हो कि बेस्ट कार या कुछ भी, तो वहां पे ना एक हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में आपको अलग अलग वेबसाइट्स दिखना शुरू हो जाती हैं. उन्हीं चीजों को एसेस करने के लिए जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है रिस्पॉन्सिबल है. वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आते हैं वेब ब्राउजर्स आते हैं, जैसे गूगल, सफारी, ये वेब ब्राउजर्स है जो आप यूज करते हो ताकि वो वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे असेस कर पाओ. मतलब ये एक वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक हाइपर टेक्स्ट इंटरलिंक्ड एक सिस्टम है जहां पे बहुत इंफॉर्मेशन है. ठीक है, अगर आपको इसको एसेस करना है आप कर पाओगे वेब ब्राउजर्स के थ्रू. अब वो गूगल हो सकता है तुम्हारा, वो सफारी हो सकता है तुम्हारा, तो वेब ब्राउजर के थ्रू तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो ले सकते हो. कहां से? इसी वर्ल्ड वाइड वेब से. और वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये जो इंफॉर्मेशन इसकी सारी स्टोर हुई होती है वो कहां हुई होती है? सर्वर्स में स्टोर हुई होती है. इतना तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की. फादर कौन है? जल्दी से. टिम बर्नर्स ली एक. और लॉन्च कब हुआ था? 19 जल्दी. 1969 में जो है ये क्या 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 सॉरी क्या लिखा था मैंने इसे? मे बी 1969 में इसे डेवलप किया गया था.
शायद 1973 में से लॉन्च किया गया था। एक बार चेक करना, या मैं शायद 79 होगा और 83 होगा, एक बार डेट चेक कर लेना। आगे चलते हैं, आता है W3C। एग्जाम में सिंपल फुल फॉर्म पूछ ली, बताओ फुल फॉर्म क्या है इसकी? कुछ नहीं है, W3 वर्ल्ड वाइड वेब, बट सी की फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम। ठीक है, अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यही वर्ल्ड वाइड वेब जो है, यही वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जहां पे आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है, अब इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स है ना, वो कौन कंट्रोल करते हैं? सारी रूल्स रेगुलेशंस वो कौन सेट करते हैं? यही वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये उसके लिए सारे रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं। क्या हो गया? हाँ 89 ही है, 89 और ठीक है 89 लिख लेना, माय फॉल्ट। चलो, देयर आर सम ऑफ द मेजर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू असेस द इंटरनेट। अब इंटरनेट को असेस करने के लिए तुम्हें कुछ कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और लिख लेना क्या था वर्ल्ड वाइड वेब जो था, क्या था, कब लॉन्च हुए? 1989 में। ये लिख लेना, सॉरी मैं शायद किसी और चीज का सोच रहा होगा। ओके, तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कहता फॉर द इंटरनेट एक्सेस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मस्ट बी इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली ऑन योर सिस्टम। तो कहता है अगर आपको, पहले तो सिंपल बात करें, अगर आपको आपका इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो सबसे पहले पड़ता है सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब सॉफ्टवेयर भी अगर तुम्हें अच्छे से याद हो, तो आपने करना था एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले तो सिस्टम अच्छे से इंस्टॉल होना चाहिए, देन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो अलग की बातें आती है। ठीक है, तो कहता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे, पहला। देन आफ्टर इंटरनेट ब्राउजर की आपको जरूरत पड़नी चाहिए। अब इंटरनेट ब्राउजर नहीं है तो तुम सर्च नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो इंटरनेट ब्राउजर इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू एक्सेस एंड रीड इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कैसे होता है? वही बताया, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो एक्सेस करना, वो कर पाओगे इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू, या फिर बोलो वेब ब्राउजर के थ्रू। वेब ब्राउजर में जैसे ही तुम यहाँ पे एक्सेस करोगे इसे, इसकी इंफॉर्मेशन, वो तुम्हें इंफॉर्मेशन के अंदर जाके कुछ वेबसाइट्स मिलती है जहां पे इंफॉर्मेशन और अच्छे से तुम्हारी पड़ी हुई तुम्हें दिखती है। वेबसाइट्स तुम्हें एक हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में, तुम्हें लिंक्ड फॉर्म में तुम्हें क्या दिखते हैं? वेबसाइट्स दिखती है। हाइपर टेक्स्ट जब लिंक किए जाते हैं ना, तो आपको वेबसाइट्स दिखती हैं, उनके अंदर आपको वेब पेजेस दिखते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन सारी होती है। पर्टिकुलर जो भी सर्च करते हो वो ऐसा दिखता है। तो अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या चाहते हो, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो किसके थ्रू कर पाओगे? इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू। देन आफ्टर आगे चलते हैं, फायरवॉल। मतलब अगर सुना ध्यान से, अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है, सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में, पीसी में पहले क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला। अगर वो होगा तो एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद होने के बाद आपको वेब ब्राउजर चाहिए। वेब ब्राउजर होगा तभी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे आपके अभी माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा आता है? माइक्रोसॉफ्ट एज आता है ना, पता होना चाहिए। ओके, अब तीसरी चीज जो मेरे को इंटरनेट एक्सेस करने में या वर्ल्ड वाइड वेब पे जो चाहिए, वो क्या क्या है? वो है आपकी फायरवॉल। अब ऐसा हो गया कि तुमने कुछ एक्सेस कर लिया, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन तुमने लेने चले गए वर्ल्ड वाइड वेब पे। अब तुमने तो इंफॉर्मेशन ली, वही डाटा जो तुमने लिया, क्या पता वो डाटा तुम्हारा लीक हो जाए फिर। ठीक है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? कहता फायरवॉल का यूज किया जाता है। तो इंटरनेट हैज अ मेनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम लाइक हैकिंग, ट्रोजन हॉर्स। मतलब तुम्हें तो अपना डाटा डालना पड़ेगा ना। वेब अगर तुम अपना अकाउंट बनाते हो, ठीक है, अकाउंट बनाते हो, फिर उसके बाद ही तुम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो वर्ल्ड वाइड वेब पे। ऐसे तो कर नहीं पाते। सोचो तुमने अपना अकाउंट बनाया, डाटा वगैरह सब तुमने दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जो भी तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, जो भी तुम्हें चाहिए होते हैं, और कल को वो हैक हो जाए, ठीक है, जो कि करते हैं, फिर तुम्हारा डाटा गया सारा, गया ना, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है इंटरनेट हैज मैनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम लाइक हैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस, ये सब। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इस चीज की प्रोटेक्शन के लिए क्या, किसका यूज किया जाता है? फायरवॉल का। तो इंटरनेट एक्सेस करने, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, इंटरनेट एक्सेस भी कर लिया तुमने वेब ब्राउजर के थ्रू, बट उसके बाद तुम कहीं के बचे ही नहीं, तो फिर क्या? तो उसके लिए ये भी सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है कि ताकि अगर तुम्हारे कोई डाटा जो है उसे बचाया जा सके लीक होने से। तो फायरवॉल हेल्प यू टू कंप्यूटर मोर सिक्योर। देन आफ्टर टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
अब कहता चौथी चीज जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हो जिसमें जरूरत पड़ती है वो इसकी पड़ती है। तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स, देयर आर सम सेट ऑफ रेगुलेशंस जो किसी भी इंटरनेट को एक्सेस करने में जरूरी होती हैं, हेल्प करती है तुम्हारी। अगर ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी सर्च किया कुछ भी आ गया, हर एक चीज का ना, हर एक चीज का एड्रेस होता है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, आईपी एड्रेस बोलते हो ना। हर एक चीज का एक एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो ऑन द इंटरनेट तो वही चीज तुम्हें दिखती है ना। तो या फिर या अगर मैं इस प्रोटोकॉल की बात करूं तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट डिफाइन द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन मेथड यूज्ड बाय इट। इन ऑर्डर टू compatible to the internet, the computer must have TCP IP compatible software, the major advancement in internet in information sharing। मतलब कि सिंपल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन तुम शेयर करते हो, क्या वो सही एक पर्टिकुलर जगह पे जा रही है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुम वहां से ले रहे हो, क्या जो तुमने सर्च किया कि वही तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली? ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो बना के रखे गए हैं कि अगर आप ये चीज सर्च करते हो आपको यही मिलेगा, अगर आप ये चीज अपलोड करते हो आप वहीं कर पाओगे, अगर आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां भेजते हो तो ये वहीं से वहीं जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं भेजा तुमने इसको गई उसको, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना काम। तो ऐसा नहीं है। तो ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है जिनकी जरूरत पड़ती है इंटरनेट को एक्सेस करने में। अगर नहीं है ना तो कहीं ना कहीं तुम गलत चीजें जो है वो सर्च कर रहे हो। तो गलत मतलब सर तुम नहीं कर रहे, गलत तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। देन फिफ्थ वन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की भी जरूरत पड़ेगी ना। तो वो क्या है, तो कहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच कनेक्ट अस टू द इंटरनेट एंड चार्जेस अमाउंट फॉर द इट्स सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तुमने, वेब ब्राउजर ओपन कर दिया, एक तुमने फायरवॉल लगा दी, तुम्हारा डाटा अब हैक नहीं होगा। ओके, तुम्हें पता है कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट में कि जो भी सर्च करोगे वही दिखेगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां भेजोगे वहीं जाएगी। अच्छा, ये सब हो गया। अब जो भी तुम सर्च करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन भेजोगे वो होगा किसके थ्रू, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो वो आते हैं आपके क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और तुमसे वो चार्ज लेते हैं कि हाँ मंथली इतना रिचार्ज करो तो हम तुम्हें इतना डाटा देंगे और तुम यहाँ से शेयर भी कर पाओगे, ले भी पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। तो आईएसपी हैज अ कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स which remains permanently connected to the other computers on the net। और आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ये यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं हमें ताकि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर पाओ। सिम मिलती है, सिम मिलती है तुम्हें, तुम्हारे नाम पे आधार कार्ड कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं है ना कि कहीं से कुछ भी दे दिया और तुम अपने से सर्च कर पा रहे हो मजे से, मतलब कि तुम कई सालों तक नेट यूज करते जा रहे हो, डाटा शेयर करते हो, ऐसा नहीं है। यू हैव व्हाट, कि आपको एक नाम दिया जाता है और तुम्हें एक पासवर्ड दिया जाता है। देन आफ्टर 6 टर्म जो आपकी यूज की जाती है मॉडम। तो मॉडम जो है इसे मॉडुलेटर या डीमॉडुलेटर बोल लो, सिंपल जो है ये भी तुम्हें हेल्प करता है क्या, बाकी जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ना कंप्यूटर के, उनके साथ कनेक्ट करने में। जैसे टेलीफोन लाइंस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते थे पहले के टाइम पे, डाटा पहले के टाइम पे बहुत मुश्किल था एक्सेस कर पाना, तो वो किसके थ्रू करा जाता था, आपके मॉडम के थ्रू। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर क्या होता है, कुछ नहीं होता। सिंपल मॉडम की बात करें तो ये आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और कई बार पूछ लिया जाता है मॉड्यूलेशन क्या होती है, तो मॉड्यूलेशन होती है जब डिजिटल को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग में, उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जब आपका एनालॉग को कन्वर्ट किया जाता है किस सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में, उसे कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ वेब, अभी तक तुमने कुछ नहीं करा, तुमने सिर्फ देखा इंटरनेट, थोड़ा इंटरनेट समझा लाइट लाइट कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मेरे को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखते वेब, जो अब वेब आप बोल रहे थे, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीजों की बात कर रहे थे, तो वो क्या होता है एक बार वो देखते हैं। तो कहता है सबसे पहले उसमें जो टर्म आती है दैट इज योर वेब ब्राउजर। वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी इसे एसेस करना है अगर हमने, तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी, वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टाइप समझ लो, दैट हेल्प्स द यूजर टू नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट इज अ इंटरकनेक्टेड सर्वर्स समझ लो, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क समझ लो, जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सर्वर्स में स्टोर हो रखी है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसे एसेस करना है तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है, वेब ब्राउजर की। तो एक काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो यूजर को हेल्प करता है ताकि आप नेविगेट कर पाओ इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, वो आप ले पाओ। वो किसके थ्रू कर सकते हो, वेब ब्राउजर के थ्रू कर सकते हो। देन आफ्टर आगे मेरे पास आते हैं वेब पेजेस।
अब वेब पेजेस जो है इसको समझने से पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो अब वेब ब्राउजर में ना, जैसे तुमने कुछ भी चीज सर्च करते हो कोई भी, तो तुम्हें ना डिफरेंट डिफरेंट आगे जाते हो तो वेबसाइट्स दिखना शुरू हो जाती है। वो एक हाइपर टेक्स्ट, मतलब ऐसे समझ लो कि लिंक्ड की फॉर्म लिंक्स होते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं, जिन पे तुम क्लिक करोगे ना तुम्हें वेब पेजेस दिखना शुरू होंगे। ये इंफॉर्मेशन है, अच्छा इसके बारे में आप सर्च कर रहे थे, वो सब कुछ। तो वेब पेजेस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपीज वैसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो लिखा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। और उसे क्या लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में वेब पेजेस को लिखा जाता है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं कि अगर वेब पेजेस की बात करूं तो उसे किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो आप बोलोगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपसे पूछा जाएगा वेबसाइट को, आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ सिंगल वेबसाइट जिसके ग्रुप ऑफ वेब पेजेस जो है इंक्लूड होते हैं, तो बोल सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके वेबसाइट की। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक इंफॉर्मेशन जितनी भी है इन दी फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, वो स्टोर हुई होती है किसके अंदर? आपके वेब साइट के अंदर। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज वेब पेजेस व्हिच मे बी वन और मोर कंप्यूटर्स। तो मतलब कि बहुत ज्यादा वेब पेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट वो स्टोर किसके अंदर है? वेबसाइट के अंदर। बट वेबसाइट एक हाइपर टेक्स्ट लिंक है, ये याद रखना। और वो हाइपर टेक्स्ट लिंक दिखेगा किसमें? वेब ब्राउजर के अंदर। और वो वेब ब्राउजर का काम क्या है? कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वेब में मेरे को वो असेस करनी है। ये चीजें याद रखना। आगे बात करते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम। अब बड़ा सिंपल है यार। अब अगर तुमने इंटरनेट सब कुछ तुमने एसेस कर लिया, ठीक है, तुम वेब ब्राउजर पे चले गए, तुम्हें सब चीजें समझ आ रही है। अब कहता इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है? ऐसा होता है ना कि लाइक जो भी तुम इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब अपलोड कर रहे हो, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कहीं भी जो अपनी आप शेयर कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं ना एक जगह से वो दूसरी जगह अगर कर रहे हो आप दूसरी जगह पे, तो किसी और जगह पे जाके चली गई है, जहां पे की होगी वहीं पे गई होगी ना। ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम के अंदर। सुना ध्यान से, आप एक चीज नोटिस करोगे कि हर एक वेबसाइट का अलग अलग नाम होता है, उनका खुद का आईपी एड्रेस होता है। जैसे अब हर एक नाम पे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सिम है ना, वैसे हर एक वेबसाइट का अपना अपना आईपी एड्रेस है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो यहीं जाएगी, ठीक है। ये बंदे को अगर इन्फॉर्मेशन इस वाली जगह से चाहिए तो वहीं से मिलेगी। आप कुछ भी सर्च करते हो, आपको एक वेबसाइट दिखती है, उस वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जो सूटेबल इंफॉर्मेशन होती है वही आपको दिखती है इंटरनेट पे। वो किसके थ्रू होता है? इसी इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम के थ्रू। तो लाइक आपको ना यूआरएल्स दिए जाते हैं, तो इस यूआरएल को देखते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल लो इसे। इट रेफर्स टू एन एड्रेस ऑन द इंटरनेट। Billions of documents and multimedia files can be accessed on the internet through URL. Like you have a URL हो, ठीक है। URL क्या होता है? तुम्हें HTTPS, फिर डोमेन नेम आता है ना, वो सब कुछ। अगर आपके पास URL है या आप जो भी डाटा सर्च कर रहे हो ना, वो एक आईपी, मतलब हर एक URL के पास एक अपना आईपी एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट के पास अपना URL होता है। जो भी आप सर्च करते हो आपको वही इंफॉर्मेशन दिखती है, जो भी आप इंफॉर्मेशन कहीं पे ट्रांसफर करते हो तो जहां से वो आप कर रहे हो, जहां पे ट्रांसफर, वो वहीं जाती है। वो पॉसिबल है किसके थ्रू? सिर्फ इसी एड्रेस के थ्रू, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल लो या आईपी एड्रेस बोल लो, जिसके उसके थ्रू। बात करते हैं द यूआरएल कंटेन्स, यूआरएल में क्या क्या होता है। अब ये जो यूआरएल हम बात करते जा रहे हैं, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं वही हमें मिल पा रही है, वो यूआरएल के थ्रू मिल पा रही है। अब इस यूआरएल में होता क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो इंटरनेट नेम ऑफ द साइट, जिस साइट पे तुम जाना चाहते हो उसका नाम, एक। द टाइप ऑफ सर्विस, रिसोर्स, जिस टाइप की वो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, दूसरा। इंटरनेट पोर्ट नंबर, इंटरनेट का पोर्ट नंबर होता है, तुम्हें पोर्ट नंबर मैंने पढ़ाए थे शायद। पोर्ट नंबर 80 किसका था? HTTP का 80 था ना, पढ़ाया मैंने, चलो ठीक है। द जो लोकेशन ऑफ द रिसोर्स इज डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ द सर्वर, मतलब कि जहाँ पे ये लोकेशन है आपकी किसकी, रिसोर्स की, जो भी आप सर्च कर रहे हो तो वो कहाँ पे है। तो मतलब 3-4 चीजें जो आपको अपने यूआरएल में देखने को मिलती है। आपके किसका? आपके डोमेन नेम, आपके जो भी इंटरनेट साइट पे आप जाना उसका नाम आपको दिखेगा, किस टाइप की वो रिसोर्स सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पोर्ट नंबर क्या है उसका। तो यूआरएल आपका, अगर आपको
बोलूं तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो यूआरएल को आपको दिखता है, मान के चल लो ये है कि http www.google.com, ये जो http दिख रहा है ना, ये क्या आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो www दिख रहा है तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो गूगल दिख रहा है ना, ये है आपका डोमेन नेम। और हर साइट का अलग अलग डोमेन नेम होता है, एक चीज याद रखना। और ये .com है ना, तो ये कमर्शियल है। ऐसे ये टाइप्स ऑफ डोमेन होते हैं कि आप मतलब कि अगर कहीं पे डॉट लास्ट में edu देखते हो तो वो एजुकेशनल साइट होगी, अगर कहीं पे डॉट लास्ट में कॉम देख रहे हो तो वो कमर्शियल साइट होगी। तो ये चीजें याद रखनी है। मतलब अगर मैं यूआरएल की बात करूं, यूआरएल होता क्या, तो अगर सिंपल समझाऊं तो आप जब भी वेबसाइट को एसेस करते हो, जब भी आप इंटरनेट को एसेस करते हो, तो आप पर्टिकुलर उसी इंफॉर्मेशन को एसेस कर पाओ जो आपने सर्च की है। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द यूआरएल। हर एक साइट का अपना आईपी एड्रेस होगा, अपना यूआरएल होगा। जो आपने सर्च किया आप हमेशा वहीं पे पहुंचते हो, कहीं और नहीं पहुंचते। दिस इज ओनली ड्यू टू यूआरएल। ठीक है, आगे यूआरएल में मेन चीजें HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www वर्ल्ड वाइड वेब, और ये जो बीच में गूगल दिखा ना, इसे डोमेन नेम बोलते हैं। और हर वेबसाइट का अपना डोमेन नेम होता है, ये चीज याद रखनी है। तो अगर पूरा कंप्लीट अगर मैं इस यूआरएल की बात करूं तो ये आपका प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट, ये प्रोटोकॉल है, ये जो है ये सब डोमेन है। फिर ये गूगल दिखा डोमेन नेम, और हर जगह पे आपको डोमेन नेम अलग दिखेगा। फिर ये 80 जो था ये पोर्ट नंबर था, और 80 पोर्ट नंबर किसका होता है, HTTPS का। अगर HTTP दिखे तो ये भी आप जानते हो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट अगर HTTPS दिखे तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये आपका पाथ है, क्वेरी है, ये फ्रेगमेंट बोलते हैं इसे पैरामीटर बोलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको यूआरएल जो है आपको देखने को मिलता है इसमें। मेन आपको डोमेन नेम याद रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, टाइप्स ऑफ डोमेन। डोमेन के टाइप्स आते हैं, तो सबसे पहले डोमेन नेम आते हैं। तो कहता है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज डोमेन नेम्स दैट आर इजी टू रिमेंबर। अब जैसे हम अपनी बात करें, अब अगर मैं यहाँ पे अपनी बात कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ से ऐसा लिख देता हूँ www. ठीक है, careerfocus.com, तो ये करियर फोकस क्या होगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा डोमेन नेम होगा ना यहाँ पे। तो कहता है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज डोमेन नेम्स दैट आर इजी टू रिमेंबर। ईच डोमेन नेम एंड्स विद एन आइडेंटिफायर दैट टेल्स यू व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट इट इज। तो मैं लिख रहा हूँ अगर www.careerfocus.com, तो मतलब तुम्हें समझ आ रहा है इट इज अ कमर्शियल वेबसाइट जहां पे हम अपने कोर्सेज की प्रमोशन कर रहे होंगे या चीजें दिखा रहे होंगे। अगर ऐसा होता .edu, तो ये कोई एजुकेशनल साइट है, ये कुछ एजुकेशनल साइट है, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, शायद वहां पे हम पढ़ने वाला सारा कंटेंट हमने डाला हुआ हो, तो ये डिपेंड करता है। डोमेन नेम हमेशा इजी रखा जाता है आपके उसके द्वारा, और एट द एंड ऑफ द डोमेन नेम इट इज आइडेंटिफायर जो आपको बताता है कि ये वेबसाइट जो है वो किस तरीके की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस डोमेन के टाइप्स हैं। अगर कहीं पे .com लास्ट में दिख रहा है तो समझ लेना वो कमर्शियल वेबसाइट है। कहीं पे .edu या AC दिख रहा है तो समझ लेना एजुकेशनल या एकेडमिक वेबसाइट है। अगर कहीं पे MIL लास्ट में दिख रहा है तो मिलिट्री वेबसाइट है। कहीं पे .net दिख रहा है लास्ट में तो नेटवर्किंग इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती होगी, एयरटेल.net या ऐसा कुछ दिखेगा। ORG दिख रहा है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की किसी की साइट है, होता है ना SSC.org. कुछ है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन साइट है। GOV दिखेगा तो ये गवर्नमेंट साइट है। इन्फो दिखेगा तो ऐसी साइट है जिसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सिंपल, इतना याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आफ्टर आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, आईपी एड्रेस की। सिंपल देखा कुछ नहीं है, कहता है एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट or a local network. IP stands for Internet Protocol, which is the set of rules governing for a format data sent and via internet or local network. अभी अब तुमने देखा प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स, जो भी डाटा आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, जो भी डाटा आप एक्सेस कर पा रहे हो ऑन द इंटरनेट, तो इट इज ए प्रोटोकॉल जो आपको हेल्प कर रहा है कि सूटेबल डाटा ही आपको मिल पाए, सूटेबल डाटा आप जो शेयर कर रहे हो एक जगह पे जा पाए। बट आईपी एड्रेस की बात करूं ना यार, सिंपल है कि जैसे जैसे हर एक इंसान के पास अपने अपने सिम है, अपना अपना नंबर है, उसके पास अपना अपना नाम है, वैसे ही आईपी एड्रेस क्या होता है कि जो भी आपको वेबसाइट दिखती है ना, हर एक वेबसाइट का अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और हर एक डिवाइस जो आपका होता है, यार तुम्हें समझाता हूँ, अगर कोई तुम फोन भी लेते हो तो उसके पीछे आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, कोई वेबसाइट होगी उसका भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा, कोई डिवाइस होगा उसका अपना आईपी एड्रेस होगा। और आईपी एड्रेस अगर तुम्हारे पास हो तो तुम फोन लोकेट करना हो कर पाते हो बड़े आराम से, है ना। मतलब अगर सिंपल यहाँ पे समझाऊं तो आईपी एड्रेस अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑन वेबसाइट्स, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल कि
जो इंफॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी है इंटरनेट पे, क्या वो सूटेबल जगह पे जा रही है, नहीं जा रही। जो भी मेरे को मतलब कि ये जो जितना भी वेबसाइट्स को गवर्न करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स चलते हैं कि ऐसा होगा, ये सब सेट ऑफ रूल्स है इस वेबसाइट को रन करने के लिए, ये सब सेट ऑफ रूल्स हैं डाटा सेंड करने के लिए, ये सब सेट ऑफ रूल्स है डाटा को एसेस करने के लिए, वो सारे के सारे सेट ऑफ रूल जो है दैट इज नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है, सिंपल। बात करते हैं आगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, कहता मोस्ट नेटवर्क यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, वही आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बड़े सारे डिवाइसेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं वो करते हैं IPv4। कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे, बस तुमने इतना याद रखना है कि आईपी एड्रेस सेट ऑफ रूल्स है, और मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम नेटवर्क्स जो आईपी यूज करते हैं वो IPv4 यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कितने बिट यूज करता है, आप बोलोगे 32। फिर एक आपका आता है IPv6, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कितने बिट्स यूज करता है, तो 128 बिट्स यूज करते हैं। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये कुछ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट नेटवर्क यूज IPv6 स्टैंडर्ड फीचर्स, तो इसमें 16 बाइट और 128 बिट जो है ये यूज करते हैं। छोड़ दो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इंटरनेट के रिलेटेड है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है सबसे पहली कुकीज। तो कोई पूछे कुकीज होती क्या है, कोई पूछे कुकीज क्या होती है, कुछ नहीं है। कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल प्लेस्ड ऑन अ यूजर कंप्यूटर विच आर कॉमनली यूज्ड टू कलेक्ट पर्सनल डाटा। छोड़ो, तुम किसी वेबसाइट पे गए, ठीक है, तुम किसी वेबसाइट पे गए, ओपन करी, ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट कुकीज, ऑप्शन आता है एक्सेप्ट कुकीज, तुम एक्सेप्ट करते हो। जैसे तुम एक्सेप्ट करते हो ना, तो तुम्हारा डाटा जो है वो सर्वर पे चला जाता है, ठीक है। तो कुकीज होती क्या है, एक छोटे छोटे स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है जो यूजर के कंप्यूटर पे या तुम वेबसाइट्स पे देखते हो, ताकि पर्सनल डाटा जो है वो गैदर किया जा सके। जैसे तुम एक्सेप्ट करते हो ना, तुम्हारा सारा डाटा जाता है उसी वक्त, ठीक है। कहता कुकीज कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ अ वेबसाइट or enable the website to recognize the user and existing customer when they are returned to the website after later date। चलो बड़ा आराम से समझाता हूँ। मैं गया एक वेबसाइट पे, ठीक है, मेरे को ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट कुकीज, मैंने कुकीज एक्सेप्ट कर ली, मेरा डाटा गया। जैसे मेरा डाटा गया, पहले डाटा उसने कलेक्ट कर लिया सारा का सारा, अब मैं वापस जाता हूँ, बैक कर देता हूँ वेबसाइट जो मैंने ओपन करी थी, मैं वापस आ गया। अब मैं दोबारा से वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, मेरे को वही वेबसाइट दिखती है। जब पहली बार वेबसाइट पे गया था ना, उसका कलर ब्लू था, और जब दूसरी बार वेबसाइट पे गया ना, उसका कलर पर्पल था। मतलब वहां पे तुमने कुकीज एक्सेप्ट करी थी, तुम्हारा डाटा जा चुका था, उस वेबसाइट ने इतना डाटा तुम्हारा ले लिया था, चीजें समझ आ गई थी कि हाँ अगर ये दोबारा सर्च करने आएगा तो वैसे को इसी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ये देख रहा था वो मैं दूंगी। अगर तुम कई बार देखते हो ना, लाइक मैं कई बार ब्राउजर पे सर्च कर रहा होता हूँ, पहली बार सर्च करूंगा तो ब्लू होगा, देन आफ्टर वो पर्पल हो जाता है। मतलब तुमने कुकीज एक्सेप्ट करी होती है, और वो कुकीज का मेन काम दो काम है, एक तो डाटा तुम्हारा लेना, दूसरा काम उनका ये है कि जो भी तुम इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, दूसरी बार ज्यादा दिक्कत ना आए तुम्हें सर्च करने में, जल्दी से तुम्हें दिख जाए। तो ये कुकीज का काम होता है। बट कुकीज सारी अच्छी हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारी इतनी अच्छी है सारा कुछ, मतलब मेरे को जल्दी डाटा दे दिया, मेरे डाटा लिया उसने अच्छे से, मेरे डाटा ले लिया सारा कुछ, और इसलिए लिया ताकि दोबारा से मेरे को ही हेल्प कर पाए। तो इतनी भी कुकीज सारी अच्छी होती नहीं है। तो वो टाइप्स ऑफ कुकीज आपको देखने को मिलती है, उनके बारे में बारी बारी पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले एक आती है सेशन कुकी। सेशन कुकी पता क्या होती है, ये टेम्पररी कुकीज होती हैं। कैसी कुकीज है, टेम्पररी कुकीज। और कुकीज का काम क्या है, मेरी इंफॉर्मेशन डाटा जो है वो उसको अपने में ले लेना, रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे से ले लेना, ताकि वो जो भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मेरे को जल्दी से जल्दी मिल पाए, है ना। तो कहता है सेशन कुकीज आती है, तो ये टेम्पररी कुकीज है। जब भी तुम वेबसाइट्स पे जाते हो तो वेबसाइट रिकॉग्नाइज यूजर एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हेन दे नेविगेट थ्रू द वेबसाइट। सुनना ध्यान से, इनको टेम्पररी कुकीज बोलते हैं, ठीक है। ये जब तक तुम वेबसाइट पे रहते हो ये तब तक एक्टिव रहती है, ठीक है। जैसे ही तुम वेबसाइट से हटते हो ये कुकीज जो है डिसेबल हो जाती है। इनका मेन काम क्या है, जो भी यूजर्स उन पे आ रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। एक सेशन कुकीज का मेन काम होता है कि इंफॉर्मेशन रिटेन करना अबाउट द यूजर एक्टिविटीज फॉर एज लॉन्ग दे आर ऑन द वेबसाइट। तो जो भी वो यूजर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है या जो भी है, उस चीज को क्या करना,
उस चीज को क्या करना, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, जो भी इंफॉर्मेशन वो सर्च कर रहे हैं ना ऑन द वेबसाइट, उसको रिटेन करना, बट तब तक रिटेन करते रहना जब तक तुम वहां पे अवेलेबल हो। ये काम किसके, कुकी का। वंस द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड, कुकी जो होती है वो डिलीट हो जाती है। और दीज आर कॉमनली यूज्ड ऑन शॉपिंग वेबसाइट्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स। मतलब अब अच्छे से अगर समझाऊं, तुमने सर्च किया वहां पे वॉशिंग मशीन सर्च कर ली तुमने, जैसे सर्च की तुम्हें एक वॉशिंग मशीन दिखी, मतलब उस टाइम पे वो जो टेम्पररी कुकीज थी ना, उसने रीड कर लिया था इस लड़के को क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन ही चाहिए। तो रिजल्ट तुम देखते जाते, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन दिखती जाती, तो वो वही दिखती नहीं चिन से। उस वेबसाइट पे, उस वेब पेज पे मेरे को सिर्फ वॉशिंग मशीन ही दिखती जा रही है। वो कौन हेल्प कर रहा है, वो टेम्पररी कुकीज हेल्प कर रही है कि जो इन्फॉर्मेशन इस यूजर को चाहिए मैं उसको वही दूं। और जैसे ही मैंने बैक किया, वॉशिंग मशीन गई, है ना, तो डाटा गया जो भी था, खत्म। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं आपका परमानेंट कुकीज। तो परमानेंट कुकीज को ऑल्सो बोला जाता है परसिस्टेंट कुकीज, रिमेन ऑपरेशन इन इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर हैज क्लोज्ड। तो मतलब कि तुम क्या करते हो ना, तुम गए एक वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे जाके तुमने किया लॉगिन वहां पे, ठीक है। अब लॉगिन किया, दोबारा से जब तुम जाते हो तुम्हें लॉगिन दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले से तो वहां पे गूगल पे होता है, यहाँ लॉगिन हुआ, पहले से पासवर्ड पूसवर्ड सब सेव करके रखे होते हैं। तो परमानेंट कुकीज ऐसी कुकीज होती है जब तुम वेब ब्राउजर क्लोज भी कर देते हो ना, तो जो डाटा तुमने डाला हुआ होता है वो उनके पास स्टोर रहता है, सिंपल। तो उन्हें परमानेंट कुकीज बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दे कैन रिमेंबर लॉग इन डिटेल, पासवर्ड्स, ठीक है, वेब यूजर नाम, दोबारा से तुम्हें री एंटर करने की उस साइट पे जरूरत नहीं पड़ती। बट एक लॉ है जो ये स्टेट करते हैं कि वो परमानेंट कुकीज डिलीट हो जाती है अगर तुम उस वेबसाइट पे 12 महीने तक नहीं जाते। 12 महीने के बाद जो भी तुम्हारा डाटा तुमने था, पासवर्ड वगैरह थे, वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। परमानेंट कुकी का ये काम है। फिर आता है आपका कौन सा, फर्स्ट पार्टी कुकीज। अब ये फर्स्ट पार्टी कुकीज कौन इंस्टॉल करते हैं, जिनकी खुद की वेबसाइट होती है वही, जिनकी खुद की वेबसाइट होती है ना, ये फर्स्ट पार्टी कुकीज वही डालते हैं। अब इन फर्स्ट पार्टी कुकीज का काम क्या है, तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड बाय द वेबसाइट, जिनका डोमेन होता है, जो भी होते हैं। These cookies enable website owners to collect analytical data, remember language setting, perform user simple। अब तुम हमारी अगर वेबसाइट पे जाते हो, करियर फोकस वाली भी वेबसाइट पे चले जाते हो, तुम वहां पे तुम क्या करते हो, वहां पे समझ लो सर्च करते हो, एक करियर फोकस की वेबसाइट का ऐसे नाम ले लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे सिंपल। समझ लो करियर फोकस जो है, तुम यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो, सिंपल ऐसे समझ लो। तो तुम अगर वहां पे साइट पे तुम जाते हो, तुम वॉशिंग मशीन लिखा, तो तुम्हें वॉशिंग मशीन दिखना शुरू हुई, सब रिजल्ट वैसे ही दिखे। वो किस कुकीज ने करा, सेशन कुकीज, सेशन कुकीज, टेम्पररी कुकीज में। अच्छा, तुमने करियर फोकस में ना लॉगिन मारा था एक बार, वो किसने किया, परमानेंट कुकीज। अब करियर फोकस में तुम आए, उस वेबसाइट पे आए। अब उस वेबसाइट में ना, मतलब कि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, ठीक है। तुमने वहां पे क्या किया था कि एक मतलब कि ऐसा समझ लो, मतलब लैंग्वेज वो सेटिंग वगैरह जो तुमने देखी, इंग्लिश लैंग्वेज से सिलेक्ट करी थी तुमने, या फिर तुमने वहां पे कुछ नेविगेट करा था इन द वेबसाइट, या फिर तुमने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करे थे, तुमने कोई टेस्ट सीरीज दी थी, तो सारी की सारी स्टोर हो जाती है पहले से, ठीक है। वो बट वो डाला किसने होता है कि ये सब स्टोर होना चाहिए, वो फर्स्ट पार्टी कुकीज किसने डाली होती है, हमने ही डाली होती है। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज इंस्टॉल की जाती है डायरेक्टली बाय द वेबसाइट ऑनर, जिसका होता है। और ये कुकीज एनेबल करती है ऑनर को, ताकि वो जो तुमने जो भी वहां पे किया है ना, उसे हम असेस कर पाए। वो किसका होता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज का काम। और कई बार होता है ना, वो यूट्यूब पे एड्स आती हैं, तो वो हम ही प्लेस करते हैं। मतलब ऐसे तो तुम्हारे लिए तो नहीं करते, तुम्हारे लिए तो बस हमने ऐसा डाला होता है कि बस आप, तुम्हें सिर्फ एक ही ऐड दिखे, बीच में कभी ऐड ना दिखे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ऐड दिखती है, उसके बाद बीच में अगर चल रहा होता है तो नहीं दिखती, या लाइव जब लाइव चल रहा होता है तो तब तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। इस तरीके से होता है। तो क्या कहते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्टी कुकीज होती है, ठीक है, ये तुम्हारा डाटा जो तुमने वहां पे सर्च किया, तुमने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करी थी, तुम्हें प्रेफरेंस तुम्हारी क्या थी, हम असेस कर पाए, और उस प्रेफरेंस के हिसाब से हम बहुत सी चीजें चेंज कर पाए अपनी वेबसाइट में। तो वो डाटा जो हम लेते हैं ना, वो फर्स्ट पार्टी कुकीज हमें देती है। फिर आते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज। अब थर्ड पार्टी कुकीज जो है, देखो, ये इंस्टॉल की जाती है थर्ड पार्टीज के द्वारा। तुम किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, है ना, और तुम वहां पे या फिर तुम क्या करते हो ना, तुम्हारा मन किया यार मैं वही वही वॉशिंग मशीन लेता हूँ, ठीक है। तो तुमने एक बार देखा, शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वॉशिंग मशीन का सोचा ले लेता हूँ, पर तुम्हारा मन किया कि अब नहीं लूंगा। अब तुम कई बार वेबसाइट पे अगर जाओगे, किसी और वेबसाइट पे पढ़ने के लिए भी गए हो,
तब भी नीचे वॉशिंग मशीन की एडें चल रही होती है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे गए हो, वहाँ भी वॉशिंग मशीन की एडें चल रही है। अच्छा, तो कोई कुछ सर्च कर लिया तुमने, वहाँ भी वॉशिंग मशीन की एड चल रही है। तो वो जो कुकीज़, जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है ना, इनका मेन काम पता क्या होता है? इनका मेन ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमने सर्च करी उसे कलेक्ट करना, ठीक है? मतलब जो भी हमारा बिहेवियर था, डेमोग्राफिक्स से जो भी हमने डाटा जो वहाँ पे सर्च किया वो सब कुछ, और फिर ये थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है वही डाटा जो है वो दूसरी किसी वेबसाइट को भेज देती है हमारा डाटा, ठीक है? तो दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर बाय द एडवर्टाइजर्स हू वांट टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर मार्केटेड टुवर्ड्स द राइट टारगेट ऑडियंस। वही है, वही डाटा जो हमने सर्च किया था कहीं और जाके, थर्ड पार्टी कुकीज ने उसी डाटा को किसी और को बेच दिया, और फिर हमें बस सिर्फ वही दिखे जा रहा है जो हम नहीं देखना चाहते, छोड़ दिया था, ठीक है? ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद ये लास्ट आता है, ज़ॉम्बी कुकीज आती हैं। तो ज़ॉम्बी कुकीज जो है, नाम देख के समझ आ रहा है? चलो एक बार ना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा क्लियर कर लो अपने माइंड में कुकीज को लेके। कुकीज डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है? सेशन कुकीज टेम्पररी डाटा कलेक्ट करती है कि जो भी मैंने सर्च किया मेरे को उसके रिलेटेड रिजल्ट दिखाती रहती है। परमानेंट कुकी मेरा डाटा परमानेंटली थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखती है, ताकि मेरे को जब भी वापस जाऊंगा ना, मेरे को ज्यादा मेहनत ना मारनी पड़े। फिर आती फर्स्ट पार्टी कुकी, मैंने खुद डाली और मैंने तुम्हारा डाटा डोटा जो था वो मैंने देखा, ताकि मैं उस वेबसाइट को अपने तरीके से अच्छे से एनहांस कर पाऊँ। थर्ड पार्टी कुकी ने क्या किया? थर्ड पार्टी कुकी ने क्या किया कि मेरा डाटा लीक कर दिया और दूसरी एडवर्टाइजर को दे दिया, ताकि वो जो भी डाटा मैं सर्च कर रहा था ना, वो मेरे को टारगेट बना के वही चीज मेरे को दिखती रहे। अब आती ज़ॉम्बी कुकीज। ज़ॉम्बी कुकीज ऐसा समझ लो, तुम यूज करते हो ट्रू कॉलर यूज करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुमने ट्रू कॉलर पे गए, तुमने अपना डाटा दिया, ठीक है, तुमने अपना डाटा दिया। थर्ड पार्टी कुकीज का भी इतना नुकसान नहीं है। थर्ड पार्टी कुकीज तो बस ये करती है ना कि तुम्हारे अच्छा जो तुम्हें डाटा लग रहा था, बस वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे वही दिखाना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बी कुकीज क्या करती है? मान लो तुम क्या करते हो, यहाँ पे यूज करते हो अपना ट्रू कॉलर, तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगा कि यार जैसे किसी ने फोन करता है मेरे को उसका नाम पता चल जाता है ना? तुम्हें तो अच्छा लग रहा है ना? यूज मेरे को कोई फोन करता है मेरे को उसका नाम पता चल जाता है, मैं तो बता सकता हूँ किसने फोन किया मेरे को। पर तुम सोचो ना कि वो ट्रू कॉलर के पास एसएस आ कहाँ से रही है, उसको कैसे पता चल रहा है? होता पता क्या है, तुमने जैसे ही एसएस करवाया ना उसे, तुम लिखते हो ना कि अलो एसएस, तुमने एसएस अलो कर दी, तुमने तो कर दी ना एसएस अलो अपनी। जैसे तुमने एसएस अलो करी, तुम्हारा डाटा जितना भी था तुम्हारे फोन में रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट सारा चला गया। अब जितने भी बंदे होंगे उनका डाटा जितना भी फोन में होगा रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट सारा चला गया, चला गया। ये मेरे कॉन्टैक्ट में था, मैं इसके कॉन्टैक्ट में था, ये उसके कॉन्टैक्ट में था, ये उसके कॉन्टैक्ट में था, सब मतलब हम सारे कनेक्टेड थे, बट उसके उसके एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, है ना? जैसे इसका फोन उसको गया जो उसको जानता भी नहीं है, बट उसने इसका नाम देख लिया, उसको पता लग गया उसने, हाँ कि मंजीत ने फोन किया है। उसको कैसे पता चला? मतलब कि देयर आर काइंड ऑफ ज़ॉम्बी कुकीज, ठीक है, जिनका काम ये होता है कि अगर तुम उन कुकीज को डिलीट भी कर देते हो, तुम अब क्या बोलते हो अपना, अब तुम डिलीट कर देते हो अपना, क्या बोल उसके बाद ट्रू कॉलर को, कुछ भी वो नहीं डिलीट होती। तुमने डाटा दे दिया ना, एक बार दे दिया, और वो कुकीज ने डाटा ले लिया तो ले लिया। अब वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी चढ़ गई तो चढ़ गई है, अब तुम उसे डिलीट नहीं कर सकते। अब तुम्हें लगता है ट्रू कॉलर तुमने इंस्टॉल करके बड़े बहुत बड़ा महारत हासिल कर ली है, तो लाइक जितने भी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है सारी गई है तुम्हारी। मैं इसको फोन कर रहा हूँ, इसके पास मेरा नंबर नहीं है, बट मेरा नाम देख पा रहा है, ये खुश हो रहा है मेरे पास ट्रू कॉलर में नाम देख लिया, ऋतिक सर ने फोन किया, बट ये वो नहीं जानता कि ये डाटा सबका ले चुकी है वो कुकीज, और इंफॉर्मेशन वो कहीं भी लीक कर सकती है, स्टोर कर सकती है, भेज सकती है, ठीक है, सिंपल है। अगर थोड़ा पढ़े इसके बारे में तो फ्लैश कुकी बोलते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, डिलीट नहीं तुम कर सकते, और डिफिकल्ट है मैनेज करना और इसको डिटेक्ट करना। और देयर आर ऑफन यूज्ड इन ऑनलाइन गेम्स प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम चीटिंग बट हैव आल्सो इंस्टॉल मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑनटू द यूजर डिवाइस। बट इस सारे गेम्स यूजर मतलब कि यूज करते हैं ताकि चीटिंग वगैरह ना हो सके, ठीक है, बट बड़ी सारी मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी उनके यूजर के डिवाइस में आ जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इंटरनेट के रिलेटेड आपको और पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉपुलर है। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क जहां पे हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लाइक ऑन फेसबुक, यूट्यूब आ गया तुम्हारा, तुम्हारे इंस्टाग्राम आ गया, ये सब कुछ। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सोशल नेटवर्किंग जहां पे दिस इज अ इंटरडिपेंडेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, कॉमन कॉजेस एंड सो ऑन। सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज may be offered through a website or on internet
और ये बड़ी बड़ी पॉपुलर वेबसाइट सर्विसेज जो है तुम्हें देती है, लाइक ऑर्किड है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। सोशल नेटवर्किंग कोई पूछे होती है तो काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का नेटवर्क जहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जो अगर वो रील ना चढ़ाए तो मैं क्या देखूंगा, ठीक है, अगर नहीं मैं नहीं देखूंगा तो उसकी फिर रील देखेगा कौन, अगर चढ़ा दे तो, है ना, तो इंटरकनेक्टेड है। देन आफ्टर एक टर्म आती है ब्लॉग। तुम देखते हो कई बार यार तुम्हारे फोन्स में ना लाइक ऑन ऑन गूगल जब भी तुम कई बार सर्च करते हो तो तुम्हें एक छोटे छोटे आर्टिकल्स टाइप दिखते हैं इंटरनेट पे, उन्हें ब्लॉग कहा जाता है। तो कहता है ब्लॉग इज अ वेबसाइट वेयर एंट्रीज आर written as information on news or particular subject. You can choose any subject or writing blog like food, health, information about anything. तो blog is a kind of वेबसाइट, ठीक है, जहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। यार तुम अभी अगर सर्च करोगे ना, फोन देखते हो, सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करना ऑन द लेफ्ट साइड, तो आपको अलग से सेक्शंस दिखना शुरू हो जाते हैं कि हाँ खाने पे फूड नहीं 6 फूड हैबिट्स दैट यू हैव टू अवॉइड, ब्लॉग लिखा हुआ होता है उस पे, वो वेबसाइट पे लिखा जाता है। तो ये वो है। देन आफ्टर आगे चलते हैं आर्की। तो आर्की कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना कि सर्च इंजन ने रिप्लेस किया किसको। पहले के टाइम पे जो आप इंफॉर्मेशन सर्च करते थे, ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। तो वेब ब्राउजर तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें जितना भी डाटा उसे सर्च करवा रहा है। सर्च इंजन के, अब गूगल के अंदर तुम्हें क्रोम भी दिख रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ सर्च इंजन। गूगल के अंदर तुम्हें याहू दिख रहा है, इट इज आल्सो काइंड ऑफ अ सर्च इंजन। तो वो सब सर्च इंजन है, बट वेब ब्राउजर डिफरेंट चीज है। ये याद रखना। 1999 जो है रिप्लेस करा था आर्की को किसने, सर्च इंजन ने। देन आफ्टर आगे चलते हैं, बिटनेट क्या होता है। अब एक तो आ गया इंटरनेट, है ना, एक आता है बिटनेट। क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा मैं फोन तोड़ दिया। ओके, अब मैंने ये लाइन बोली नहीं थी ना, बट मेरे को लगा अगर इसके बाद तोड़ते फिर चल भी जाता। एक आता है इंटरनेट, आता है एक बिटनेट आता है। इंटरनेट में जो भी तुम सर्च करते हो सब मिल जाता है, बट बिटनेट क्या करता है, बिटनेट सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है जो तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए रिलेटेड हो। मतलब अगर तुम बचना चाहते हो, मैं उल्टी सीधी और कोई चीज ना देखूं, ठीक है, मतलब लाइक जो मेरे को पसंद नहीं हो, हाँ, तो तुम बिटनेट का यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ जितना भी तुम सर्च करोगे रिलेटेड आएगा आपके किसके, सिर्फ पढ़ाई के, ठीक है। तो बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क और बिकॉज इट्स देयर नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है बिटनेट की। तो नेटवर्क एजुकेशनल साइट सेपरेट फ्रॉम द इंटरनेट बट ईमेल और फ्रीली एक्सचेंज बिटवीन बिटनेट एंड द इंटरनेट। लिस्ट सर्वर आते हैं, पॉपुलर ईमेल डिस्कशन ग्रुप्स आते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके बिटनेट के। आपको पढ़ाई की चीजें मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ फुल फॉर्म्स जो आपको पता होने, जैसे ICMP तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। बताना भूल गया तुम्हें कि जब भी किसी भी वेबसाइट को जो नाम मिलता है, जो वेबसाइट को किसी को भी नाम दिया जाता है, जो जिसको तुम डोमेन बोलते हो, वो कौन देता है, ये एक डोमेन नेम सिस्टम होता है जो उस वेबसाइट को नाम देते हैं। और एक वेबसाइट को एक ही नाम दिया गया है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वही जो एक डोमेन नेम किसी वेबसाइट को दिया गया कि वो दूसरी को भी वही दे दिया गया। सर्च कुछ कर रहे हो, दूसरी वाली आ रही है। एक डोमेन नेम एक ही वेबसाइट को दिया जा सकता है, एक बात। और ये सब कौन करेगा, कंट्रोल करेगा DNS। और ये डोमेन नेम देने का काम किसका होता है, ये होता है ICANN का। इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना। HTTP की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS देखेगा तो सिक्योर आगे लग जाएगा, खत्म। कल थोड़ा अपलोडिंग नहीं, अभी MCQ करने, अभी रुको MCQ करने। कल अपलोडिंग आ गया, ईमेल आ गया, ई-बैंकिंग आ गया, वो कल वाली क्लास में करते हैं इंटरनेट की बात। कहते डैश आर द रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। तो उसे क्या बोलते हैं, रूल्स। जहां भी रूल्स लिखे तो प्रोटोकॉल, ठीक है। Which of the following internet protocol specifies how data is exchanged over the internet and how it should be broken into IP packets? तो ये कौन करते हैं, ये कौन करते हैं, कहता ऐसा प्रोटोकॉल, रुको ना यार, ऐसा प्रोटोकॉल जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है इंटरनेट पे, ठीक है। और कैसे, एक चीज बताना भूल गया, जब भी डाटा जो है तुम एक
मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये याद रखना, जब भी डाटा ट्रांसफर होता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे ऑन द इंटरनेट या ऑन द नेट, वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मतलब अगर मैंने जैसे मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, मैं तो फोटो भेजता हूँ, फोटो बड़ी जल्दी चली जाती है, तो डाटा जो गया ना वो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स आता है। मतलब समझ लो इस इमेज को पता क्या करेगा, वो तोड़ देगा, उसको नंबर दे देगा, ठीक है। और जब तुम्हारे तक पहुंचेगा, ऐसा ना हो ना कि एक इमेज को तुम्हारे तक पहुंचने में टाइम लगे, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स अपनाते हैं, एक एक पैकेट्स को भेजते हैं, आगे आगे अरेंज कर देते हैं, तो इसी वजह से जल्दी हमारे पास इमेज आ जाती है। तो कहता एक ऐसा प्रोटोकॉल जो ये स्पेसिफाई करता है कि डाटा जो एक्सचेंज हो रहा है ओवर द इंटरनेट और किस तरीके से पैकेट्स में ब्रोकन होता है, वो क्या होता है, HTTP। अच्छा, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो, डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। तो यार तुम्हारी प्राइवेसी एक्सपोज कर देती है, और थर्ड पार्टी थोड़ी करती है, थर्ड पार्टी लीक कर देती है, शेयर करती है, तुम्हारी आइडेंटिटी चली जाएगी, गई तुम्हारी प्राइवेसी, प्राइवेसी भी गई। A and Dash is an organization that connects its subscribers computer with modem to the internet। अपने सब्सक्राइबर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम किसका था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो थे उनका काम था, एयरटेल एयरसेल जो भी थे, बंद हो गया था। Which of the following parts are given in URL is a domain name। तो ये यहाँ पे डोमेन होना चाहिए था www.worldwideweb, फिर डोमेन नेम आता है, फिर डोमेन नेम आता है, ये HTTP उससे पहले होगा, ऐसा होगा ना HTTP, है ना, फिर उसके बाद www.india.in, तो इंडिया इज व्हाट, डोमेन नेम। Which among the following is a part of URL? URL का पार्ट कौन है, पोर्ट नंबर देखा था ना, लाइक 80 था किसका, HTTP का। Okay, some cookies are automatically created after a user has detected them, these are called as, डिलीट कर देता है उनको, डिलीट भी कर देता है, फिर से आ जाती है, ऑटोमेटिकली रिक्रिएट हो जाती है, ज़ॉम्बी कुकीज। यार फिर मैं हमने लगता है इसका आंसर गलत दिया, फिर थर्ड पार्टी होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज आएगा। ज़ॉम्बी जो है अगर पर्टिकुलर देखा जाए ना, तो डिलीट होने के बाद भी ये भी एक्सपोज करती है, वैसा नहीं है, ये भी प्राइवेसी एक्सपोज करती है, बट डिलीट होने के बाद भी आ जाती है। अगर उस मतलब वे में लेना तो थर्ड पार्टी भी सूटेबल है, फिर थर्ड पार्टी करके आना। बस इतना ही है, कल करते हैं आगे, आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। इसमें से तुम्हें क्या समझ नहीं आया है, URL, IP एड्रेस, प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट पे शेयर करने के लिए डाटा, URL एक नेम होता है, मतलब कि उसमें डोमेन नेम होता है, जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो हम सर्च करना चाहते हैं वहीं हमें दिखती है, ट्रांसफर होता है पैकेट्स की फॉर्म में डाटा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें, नहीं समझ आएगी दोबारा समझना होगा, मेरे को बताना, समझा दूंगा। 5-6 दिन पहले